हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से पढ़ा और उसको समाप्त किया। आज उसके आगे का चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे और उसके एक एक पॉइंट को समझते हुए चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। जैसा आप सब देख पा रहे हैं, 8th नंबर का जो चैप्टर है उसको नाम दिया गया है खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर। यहाँ पे गांव एवं शहरों की चर्चा की गई है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम लोग उसको पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा आप सब देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। यहाँ बताया गया कि हमारे उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि महापाषाण क्या है, पूरा पाषाण क्या है। तो अब तक अगर आपको नहीं पता है तो पीछे के चैप्टर में मैंने इसको अच्छे से समझाया है, तो आप पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। क्लियर। नेक्स्ट है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। यहाँ बताया गया है कि लोहे के औजार बहुतायत मात्रा में उपयोग होते थे, उसके प्रमाण कब मिले हैं तो आज से 2500 साल पहले के मिले हैं। क्या क्या मिले हैं तो उसमें बताया गया इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, मतलब कुल्हाड़ियों का प्रयोग होता था जंगलों के साफ करने के लिए, तो कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। नेक्स्ट है जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। और आप सब अच्छे से जानते होंगे कि खेतों की जुताई में हलों के फाल का उपयोग किया जाता है, तो हल के फाल भी मिले हैं। क्लियर। यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, वह है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। अब इस टॉपिक में सिंचाई के बारे में बताया गया है कि प्रारंभ में किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था अपनाया गया जिससे कि फसल का निर्माण बढ़ सके, फसल का उत्पादन बढ़ सके। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा गया इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। क्या किया गया तो प्रारंभ में कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कराया गया। कराया किसके द्वारा गया तो कृत्रिम जलाशयों का निर्माण राजाओं के द्वारा कराया गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर राजा कृत्रिम जलाशयों का निर्माण क्यों करवा रहे थे। तो उसके आंसर के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, चूंकि राजा को किसानों से अधिक कर चाहिए था, किसानों से टैक्स अधिक चाहिए थे, इसलिए राजाओं ने सिंचाई के लिए उपयुक्त माध्यमों का निर्माण करवाया ताकि फसल अच्छी हो और किसान उन्हें ज़्यादा कर दे सके। तो राजा का सिंचाई व्यवस्था बढ़ाने का मकसद क्या था, ताकि सिंचाई व्यवस्था बढ़ने से कृषि उत्पादन बढ़ जाए और राजाओं को कर अधिक मात्रा में मिले। क्लियर, समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है गांव में कौन रहते थे। अब यहाँ गांव में रहने वाले लोगों की चर्चा की गई है और बताया गया है कि गांव में किस प्रकार के लोग रहते थे, उन्हें अन्य अन्य क्षेत्रों में किस किस प्रकार के नाम से जाना जाता था, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब यहाँ पे चर्चा किन क्षेत्रों की गई है तो उपमहाद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से की चर्चा की गई है। और क्या बताया गया कि दक्षिणी और उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में 3 प्रकार के लोग रहते थे। अब वे 3 प्रकार कौन कौन से थे उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहा जाता था। अब तमिल क्षेत्र की चर्चा की गई है, यानी दक्षिणी हिस्से की चर्चा की गई है। और क्या कहा गया कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे, जिनके पास अधिकांश भूमि होती थी, उन्हें वेलल्ला कहा जाता था। क्लियर। सेकंड है साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था, और जो साधारण हलवाहे होते थे उन्हें उनवार कहा जाता था। और अंतिम भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। और वैसे मजदूर जो भूमिहीन होते थे, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, वे दास कैडेसियार या अधिमई कहलाते थे। क्लियर।
तो अभी हमने जिन तीन की चर्चा किया, दक्षिणी हिस्से के बारे में बताया गया है। अब उत्तरी हिस्से के बारे में देख लेते हैं। तो यहां लिखा गया, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। और देश के उत्तरी हिस्से में जितने गांव थे और उन गांवों का जो प्रधान व्यक्ति होता था वह क्या कहलाता था, वह ग्राम भोजक कहलाता था। और यहाँ पे अंतिम में लिखा गया, यह पद अनुवांशिक था, मतलब ग्राम भोजक का पद अनुवांशिक होता था। क्लियर। अब इसके आगे उत्तरी हिस्से के बारे में और बात बताया गया है, तो उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक का जो पद है उस पे कौन सा व्यक्ति होता था, तो वह व्यक्ति जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी यानी जिसके पास सबसे अधिक जमीन होता था। क्लियर। आगे लिखा गया, ग्राम भोजक कर वसूलने का काम किया करते थे और गांव में जो कर वसूला जाता था, जो टैक्सेज लिए जाते थे, वह काम भी कौन करता था, तो ग्राम भोजक ही करता था। नेक्स्ट है, ये कभी कभी न्यायाधीश तथा पुलिस का भी कार्य करते थे और ग्राम भोजक के द्वारा कभी कभी न्यायाधीश का भी काम किया जाता था तथा पुलिस का भी काम किया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। उत्तरी क्षेत्र में ग्राम भोजक के अलावा कौन होते थे, तो अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। और ये अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे, तो गृहपति कहलाते थे। इन नामों को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, समझ गए। और अंतिम पॉइंट है, कुछ दास कर्मकार थे जो अपनी जीविका दूसरों के जमीन पर काम करके चलाते थे और कुछ दास कर्मकार होते थे जो अपनी जीविका दूसरों के जमीन पर काम करके चलाते थे। क्लियर। जितने पॉइंट्स हैं आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। यहाँ पे तमिल रचनाओं की चर्चा की गई है, तो देखते हैं कि क्या बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो संगम साहित्य कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई थी। वर्तमान समय की बात करें तो आज से लगभग 2300 साल पहले संगम साहित्य की रचना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट है, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। यह जो संगम साहित्य है, इन्हें संगम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब मदुरै के कवियों का सम्मेलन होता था तो उसी सम्मेलन में इसे संकलन किया जाता था, यानी इसको इकट्ठा करके बनाया जाता था। क्लियर। और अंतिम पॉइंट है, गांव में रहने वालों के तमिल नामों का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है। अभी हमने पीछे तमिल क्षेत्र में गांव में रहने वाले लोगों के अन्य अन्य नामों की चर्चा की, तो उन नामों का उल्लेख भी कहाँ किया गया है, तो इसी संगम साहित्य में किया गया है। क्लियर। जितने भी पॉइंट्स हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने नोट करके लिखा हुआ है। यहाँ लिखा गया, जातक कथाओं का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया। एक प्रकार की कथा होती है जिसे जातक कथा कहा जाता है और इसका संकलन किसने किया था, तो बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है, यह कथा आम लोगों के बीच प्रचलित थी, मतलब साधारण लोगों के बीच जातक कथाएं प्रचलित थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखा हुआ है, बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भरूच का यूनानी नाम क्या था, तो आप लोग आंसर करेंगे बेरीगाजा। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आहत सिक्के। अब ये आहत सिक्के क्या होती हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। यहां लिखा गया है, मिलने वाले हजारों सिक्कों में सबसे पुराने आहत सिक्के थे। जब पुरातत्वविदों ने खोज की तो जब सिक्के मिलने लगे तो उनमें से सबसे पुराना सिक्का कौन सा था, तो उसको ही कहा जाता है आहत सिक्के। क्लियर। आगे है, आहत सिक्के लगभग 500 सालों तक चले और ये जब आहत सिक्के जब बने थे उस समय से लेकर आने वाले 500 सालों तक इनका प्रचलन रहा। और लास्ट पॉइंट है, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्के इन्हें क्यों कहा जाता था, तो उसका रीजन दिया गया है कि चांदी और तांबे के सिक्कों पर
कुछ आकृतियों से उन पे आहत किया जाता था। आहत का मतलब चोट पहुंचाई जाती थी, उस पे रख कर किसी चीज से ठोका जाता था, जिससे क्या होता था कि वे आकृति उस सिक्के पे छप जाती थी, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। क्लियर? जितने पॉइंट्स हैं आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके चैप्टर का ही नाम है खुशहाल गांव एवं समृद्ध नगर। तो हमने अब तक गांव के बारे में चर्चा की, अब नगर के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले समझने की बात है कि एक नगर का एग्जाम्पल दिया गया है और वह नगर है मथुरा। मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से नगरों की उस समय की स्थिति समझाई गई है और एग्जाम्पल किसका है? तो मथुरा नगर का है। देखते हैं क्या बताया गया है। मथुरा लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा आज से 2500 साल पहले से बहुत ही समृद्ध नगर रहा है। आगे बताया गया मथुरा बेहतरीन मूर्तियों को बनाने का केंद्र था और मथुरा में बेहतरीन प्रकार की बहुत ही विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। आगे है लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। अब इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? मथुरा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। मैंने बौद्ध विहार क्या होता है इसको भी अच्छे से पीछे के चैप्टर में समझाया है, तो आप लोग पीछे के चैप्टर देखकर अच्छे से उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है? और आगे लिखा गया यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आप सब जानते ही होंगे कि मथुरा कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। किस किस प्रकार के अभिलेख मिले हैं? तो प्रस्तर खंडों और मूर्तियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिलेख मिले हैं। क्लियर? समझ गए? अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है शिल्प तथा शिल्पकार। अब इस टॉपिक में क्या बताया गया है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ लिखा गया है पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि पुरा स्थलों से बहुत ही प्रकार के शिल्प मिले हैं, शिल्पों के नमूने मिले हैं और उन नमूनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह पतले मिट्टी के बर्तन हैं। क्लियर? जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। और इन पतले मिट्टी के बर्तनों को कहा क्या जाता है? तो उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि आखिर इन्हें उत्तर से क्यों रिलेट किया जाता है, इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र क्यों कहा जाता है? तो उसके लिए यहाँ पे रीजन दिया गया है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न ग्रंथों से यह पता चलता है कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़े के उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ कहा जा रहा है कि विभिन्न ग्रंथों से ऐसा पता चलता है कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै ये दो ऐसे स्थल थे जहाँ पे कपड़ों का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। और बहुत सारे शिल्पकार व्यापारी लोग क्या करते थे? अपने अपने संघ बनाने लगे, अपने अपने संगठन बनाने लगे और इनको कहा क्या जाता था? तो इन संघों को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी जहां लोग पैसा जमा करते थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो श्रेणियां बन रही थी, ये जो संघ बन रहे थे, ये क्या करते थे? तो बैंकों के रूप में कार्य करते थे जहां लोग अपने पैसे जमा रखते थे। क्लियर? अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैंने नोट करके लिखा हुआ है। यहाँ नोट में लिखा गया है सूत काटने और बुनने के नियम अर्थशास्त्र के हैं। आपके इस चैप्टर में सूत काटने और बुनने के कुछ नियम दिए गए हैं और उस नियम को लिया कहाँ से गया है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से लिया गया है। मैंने आपको बता रखा है पिछले चैप्टर में अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य नाम के व्यक्ति ने लिखा था, जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है सूक्ष्म निरीक्षण। मैंने आपको बता रखा है कि सूक्ष्म निरीक्षण जहां भी दे आपके हिस्ट्री के चैप्टर में,
तो वहाँ पे बताया क्या गया है, किसी न किसी स्थल के विशेषताओं के बारे में बताया गया है, वह स्थल इतिहास में प्रसिद्ध क्यों हुआ उसके बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर के सूक्ष्म निरीक्षण में किस स्थल की चर्चा की गई है। यहाँ जिस स्थल के बारे में बताया गया है उसका नाम है अरिकामेडु। अरिकामेडु का अन्य प्रचलित नाम क्या है, पुदुचेरी, जिस नाम से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे। तो हम लोग अब देखेंगे कि पुदुचेरी के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट लिखा गया, लगभग 2000 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था जहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। क्या कहा गया कि लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन के रूप में प्रचलित था जहां पे दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां ईंटों से बना ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहां पर पुरातत्वविदों को ईंटों से बना बहुत बड़ा ढांचा मिला है और उन्होंने अनुमान क्या लगाया कि संभवतः यह गोदाम रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। किस प्रकार के पात्र मिले हैं, तो एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। और अंतिम पॉइंट है, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। किस प्रकार के मुहर लगे, तो एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। और इन बर्तनों को एरेटाइन पात्र किस नाम से जाना जाता है, तो इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के रूप में जाना जाता है। क्लियर। आपने अच्छे से हर पॉइंट्स को समझ लिया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा हुआ है आपके इस चैप्टर में, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपके इस चैप्टर का अंतिम इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है अन्यत्र। मैंने आपको पहले बता रखा है कि अन्यत्र में हम जिस समय अपने उपमहाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं उसी समय उसी कालखंड में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, उन्हीं घटनाओं के बारे में अन्यत्र में चर्चा किया गया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि आपके इस चैप्टर के अन्यत्र में किस स्थान के बारे में बताया गया है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा गया, रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी यहाँ रोम के बारे में चर्चा किया गया है। और क्या कहा गया, तो कहा गया कि रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्लियर। आगे बताया गया, इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। और यहाँ कहा गया कि रोम का विकास तभी शुरू हुआ जिस समय हमारे उपमहाद्वीप में गंगा के मैदानी इलाकों में शहरों का विकास हो रहा था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, रोम के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। अब आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ऑगस्टस कहाँ का शासक था, तो रोम का शासक था। और यहाँ पे बताया गया है कि ऑगस्टस ने एक कथन दिया और वह कथन क्या था उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसने कहा, रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। और ऑगस्टस ने कथन क्या दिया कि रोम ईंटों का शहर था और मैंने रोम को संगमरमर का शहर बना दिया। क्लियर। अब आप लोग इसको याद रखेंगे। यह स्टेटमेंट दे के आपको पूछ देगा कि कौन सा शासक बोला था, तो आंसर क्या होगा, ऑगस्टस। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने हर एक पॉइंट की चर्चा कर दी, डीपली जितना हो सकता था हर एक पॉइंट पे चर्चा किया है। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।